हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत सारे एग्ज़ामों में आप लोगों को काम आएगी, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हालांकि आप पीसीएसजे या एपीओ का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा वेटेज होता है जो साइंस का पूछा जाता है। और उसी साइंस की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसी साइंस की एक श्रृंखला जिसको हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की कहते हैं। और उस बायोलॉजी में हम एक एक करके नया नया लेक्चर, नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने लाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हम बायोलॉजी पर जो फोकस करते हैं उनमें किस चीज़ पर करते हैं, तो आप लोगों के लिए बताएं। सबसे पहले माना जाता है इसमें संवेदी अंग। संवेदी अंग का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन। हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सेंसरी ऑर्गन में अगर आप ले सकते हैं तो वो आप आँख की बात कर सकते हैं। यानी मानव अपनी आँख के द्वारा किसी भी चीज़ को देख सकता है और देखने के बाद पता लगाता है कि आखिर क्या है वो वस्तु, क्या है वो जीव, क्या है। किसी भी चीज़ के बारे में हम पता लगाते हैं तो उसको हम आँख से देखते हैं। आँख के बाद में अगली बात जो आती है वो बात आती है नाक की। अगर हम नाक की बात करें तो नाक से हम किसी भी वस्तु को सूंघ लेते हैं। सूंघने के बाद उसको महसूस करते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, उसकी गंध कैसी है। उस प्रकार ये भी हमारे सेंसरी ऑर्गन में आता है। तीसरे नंबर पे जो हम सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं वो कान की बात करते हैं। मानव कान, यानी कान की अगर हम बात करें तो कान हमारा सुनने के काम आता है। उससे हम सुनते हैं, सुनने के बाद उस चीज़ को महसूस करते हैं। ये भी हमारा संवेदी अंग माना जाता है। चौथी कैटेगरी में जो हमारा संवेदी अंग माना जाता है वो मानव की जीभ मानी जाती है। जीभ मानी जाती है और जीभ से हम किसी भी चीज़ का स्वाद चखते हैं, उसका टेस्ट चखते हैं कि आखिर उस वस्तु का स्वाद कैसा है। उसके बाद में जो पांचवा सेंसरी ऑर्गन होता है हमारा, उसको हम त्वचा यानी स्किन के नाम से जानते हैं। और मानव के पास बस ये 5 ही हैं जो सेंसरी ऑर्गन है। मैं आपको त्वचा बता दूं, त्वचा में मानव के जो जेंडर, जिसको हम लिंग कहते हैं, वो भी त्वचा में ही शामिल होता है। यानी इन 5 सेंसरी ऑर्गन के अलावा मानव के पास और कोई संवेदी अंग नहीं है। इन 5 का इस्तेमाल करते हैं और 5 का इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु की स्थिति, उसका टेस्ट, उसके विषय में जान पाते हैं कि आखिर वो वस्तु क्या है, वो वस्तु कैसी है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती चली गई, हमारा विज्ञान आगे बढ़ता चला गया, मानव ने महसूस किया कि इन 5 संवेदी अंगों के अलावा भी एक संवेदी अंग है जिसको हम 6वां संवेदी अंग, या फिर आप लोगों ने अक्सर मूवी में देखा होगा, सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं। क्या होता है वो सिक्स्थ सेंस? अगर मानव इन 5 संवेदी अंगों के अलावा किसी अलग चीज का इस्तेमाल कर कर, जिसके बारे में पता नहीं है कि आखिर वो क्या है, जिसे अक्सर हम लोग मन की फीलिंग कह देते हैं, कि हम अक्सर कभी किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वो उसकी फोन कॉल आ जाती है हमारे पास, तो वो होता है हमारा 6वां सेंस या 6वां संवेदी अंग। लेकिन क्या है पता नहीं। 6वीं संवेदना, सिक्स्थ सेंस, यानी बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि मौत के समय पर किसी का सिक्स्थ सेंस काम कर जाता है। उसका 6वां सेंस, उसकी संवेदनाएं जो छटी हुई हैं वो काम कर जाती हैं। उसके अलावा जो 7वां माना जाता है वो 7वां संवेदी अंग माना जाता है कि अगर कोई भी मानव किसी दूसरी दुनिया के लोगों से बात करता है, जैसे एलियन वगैरह आपने कोई मिल गया पिक्चर में देखा होगा, कि अगर कभी दूसरी दुनिया के लोगों से बात करी जाती है तो वहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया जाता है वो 7वां संवेदी अंग माना जाता है। कि 7वां सेंस, हमारे पास 5 सेंस है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। 6ठा सेंस जिसका कोई नाम नहीं है, हम मानव के अंदर की फीलिंग्स को जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। माना जाता है कि उसने वहाँ पर 6वें सेंस का इस्तेमाल किया। और यहाँ 7वां, जब कभी दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने के लिए हम जिस सेंस का इस्तेमाल करते हैं
उसको सातवां सेंस कहते हैं। हम 1 बाई 1, हालांकि छठा और सातवां सेंस की जो बात आती है ये एग्जाम में काम नहीं आता है। आप लोगों से एग्जाम में भरपूर मात्रा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे पूछे जाते हैं, इनके अलावा भी कुछ और है। हम 1 बाई 1 सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे आँख के विषय में, वो भी मानव आँख और बाकी सब लोगों के पास जिनके भी पास आँख होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आंख यानी आई, सबसे पहले तो आंख दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम संयुक्त आंख, दूसरी को बोलते हैं सरल आंख। क्या होती है सरल आंखें और संयुक्त आंखें? एक संयुक्त आंख, दूसरी सरल आंख। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड आई। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल। संयुक्त आंख ये मोस्टली कीड़ों में पाई जाती है, जो कीट होते हैं या फिर आर्थ्रोपोडा। कीट के विषय में आप लोग जानते हैं, कीट जो अक्सर रात को भिन भिनाते रहते हैं, कीट के विषय में आप लोग जानते हैं। आर्थ्रोपोडा जो कीट होते हैं वो आप लोगों ने देखे हैं कि रात को किसी भी लाइट के चारों तरफ भिन भिनाते रहते हैं। आर्थ्रोपोडा वो होते हैं जिनके पैरों के बीच में संधियां होती हैं। संधियां, आप लोगों ने अगर कभी कोई टिड्डा देखा हो, टिड्डा या फिर आप लोगों ने कांतर देखी होगी, जो कांतर आप लोगों ने देखी होगी, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं कुछ इस टाइप से, और ऐसे करके पैर निकले रहते हैं। मतलब 4 या 6 या जितने भी इनके पैर होते हैं वो एक ही पॉइंट से निकले होते हैं, और उस एक पॉइंट से कुछ इस प्रकार से निकले होते हैं ये पैर, इस तरीके से एक ही पॉइंट से। मतलब जिनके पैरों के बीच में संधियां होती हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। जैसे टिड्डा हुआ या कांतर हुआ, या फिर कोई भी छोटे छोटे जो कीट होते हैं जो अक्सर बरसात में आ जाते हैं, इन सभी के पास संयुक्त आंख पाई जाती है। कैसी होती है संयुक्त आंख? जिस प्रकार मानव की आंख होती है, मानव की आंख होती है, इनके पास जो एक आंख होगी, मान के चलिए अगर ये मानव की एक आंख है तो मानव के पास तो है एक सरल आंख, लेकिन जो संयुक्त आंख हम कीड़ों की बात कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी आंख के अंदर बहुत छोटी 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 सैकड़ों हजारों की संख्या में आंख होती हैं, और प्रत्येक आंख किसी भी वस्तु का अलग प्रतिबिंब बनाती है। उसके अंदर जो ये अलग आंख होंगी, मान के चलिए कोई टिड्डा अगर मुझे देख रहा है तो उसकी एक छोटी सी आंख मेरे हाथ का प्रतिबिंब इमेज बनाएगी, और दूसरी आंख उसकी दूसरे हाथ का बनाएगी, मेरी कोई नाक का बनाएगी, कोई कान का बनाएगी। उस तरीके से उसकी जो अलग अलग आंखें होंगी वो अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर उसके दिमाग यानी मस्तिष्क में जाएंगी, जिस कारण वो प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाएगा।
उसका प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है, और इतना चमकीला हो जाता है कि वो लोग दिन में किसी वस्तु को देख नहीं पाते। और यही कारण होता है कि जितने भी कीट निकलते हैं या फिर ये कांतर वगैरह या टिड्डियां जब चलती हैं, ये लोग रात में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि रात में अंधेरे के कारण इनका प्रतिबिंब चमकीला कम हो जाता है और दिन में अधिक हो जाता है। जब आप लोग सूरज की तरफ देखते हैं तो आपके दिमाग में इतना चमकीला प्रतिबिंब बनता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और आपको जैसे दिखाई नहीं देता उसी प्रकार जो हमारे जो कीड़े होते हैं या जो कंपाउंड आई जिनके पास होती है संयुक्त आंख, दिन में उनका प्रतिबिंब बहुत चमकीला हो जाता है, और अधिक चमकीला होगा वो रास्ता नहीं देख पाएंगे। जब रास्ता ही नहीं देख पाएंगे तो किसी भी बल्ब के आगे जब दिन में तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो दिन में वो निकलते ही नहीं है। अब जब रात में निकलेंगे, रात में उजाला नहीं होगा तो उनका प्रतिबिंब थोड़ा कम चमकीला बनेगा, तो वो ठीक से रास्ता देख पाएंगे। लेकिन अगर चलने के दौरान रास्ते में कोई बल्ब, कोई ट्यूबलाइट आ जाती है तो उस दौरान पर उनका प्रतिबिंब अधिक चमकीला हो जाएगा, बहुत कम रोशनी में भी। तो वो क्या करेंगे कि अपना रास्ता भटक जाते हैं, और भटक जाने के कारण वो उस बल्ब के या ट्यूबलाइट के आगे या कोई भी रोशनी वाली चीज के आगे वो भिन भिनाते रहते हैं, और सुबह तक भिन भिनाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे। अगर आप लोग क्या करें, मान के चलिए कोई कीड़ा है जो लाइट के आगे भिन भिना रहा है, तो आप लोग उस लाइट को बंद कर देते हैं, और जब आप लाइट को बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से सारे कीड़े चले जाते हैं एक दूसरी लाइट पर, जो लाइट ज़्यादा चमकीली होती है वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उनको अब उससे आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। और ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बल्ब जलता रहेगा। अगर आप बल्ब को बंद कर देते हैं तो उनको रास्ता दिखने लगेगा और वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछता है ऑप्शन दे के कि निम्नलिखित में से किसके पास संयुक्त आंख पाई जाती है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा कि इनमें से कौन सा कीड़ा है जो रात में चलता है। आपके घर के आगे जितने भी भिन भिन आते हैं, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, भुनका, पीत या किसी भी अलग अलग नाम से जानते हैं, उन सभी के पास संयुक्त आंख होती है। संयुक्त आंख की क्वालिटी कि उस संयुक्त आंख के अंदर ही हजारों आंखें होती हैं स्वतंत्र रूप से, जो मानव शरीर या किसी भी वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाती हैं, मतलब एक एक छोटे हिस्से का प्रतिबिंब बनाती है। उसी प्रकार से होती है जी सरल आंख। सरल आंख में क्या होता है, सरल आंख मोस्टली मानव के पास पाई जाती है, गाय भैंसों के पास पाई जाती है, पक्षियों के पास पाई जाती है। सरल आंख सिंपल बस एक आंख होती है, इसके अंदर और कोई आंख नहीं होती, और हमको जो चर्चा करनी है वो इस सरल आंख पर करनी है। और सरल आंख की क्वालिटी होती है कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब लेती है और पूरा का पूरा प्रतिबिंब लेकर वो मानव मस्तिष्क में प्रवेश करती है। उसके आगे की कहानी एक अलग बात है, पहले मैं आपको सरल आंख के बारे में ही बताऊंगा कि मानव के पास सरल आंख होती है और हमको इस सरल आंख के विषय में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। अगर बात करें हम मानव आंख की, मानव आंख की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मानव आंख का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। मान के चलिए कि मानव आंख है। मानव आंख को आप ऐसे मान के चलिए, अगर किसी भी मानव की आंख को बाहर निकाल दिया जाए और उस आंख को बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया जाए, तो उस कटी हुई आंख का आधा चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूं जो आपको दिखाई देगा। मानव आंख इस तरीके से गोल होती है, जिसको हमने आधा काट के फेंक दिया है और आधा मैं आपके सामने बना रहा हूं। इसके सबसे बाहर का जो ये एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया।
कॉर्निया के बाद में आपने देखा होगा इस प्रकार बना होता है कुछ, इसको बोला जाता है आइरिस। मानव की आंख में जो एक काला काला आपने गड्ढा देखा होगा कि मानव की आंख के बिल्कुल बीचों बीच काला गड्ढा होता है जिसमें से प्रकाश प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। जब प्रकाश यहां से प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद कुछ मांसपेशियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां, और इन सिलियरी मांसपेशियों के पास लगा होता है एक लेंस। ये लेंस लगा होता है, उसके बाद में यहां पर पूरे में लिक्विड भरा होता है, और इसके पीछे वाला एरिया जो ये होता है इसको बोलते हैं हम रेटिना। और रेटिना के बाद ये वाला पॉइंट जो होता है ये होता है जी अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड पॉइंट। इसको अंध बिंदु बोलते हैं, यानी यहां से जो कुछ नसें होती हैं, नर्व होती हैं, यहां से प्रवेश कर जाती हैं, वो हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं कोई भी चित्र लेकर, जिससे हमारा दिमाग उसको अपने अपने तरीके से व्याख्या कर पाता है, उसको एक्सप्लेन कर पाता है और बताता है कि आखिर वो किस चीज का चित्र है। ये मानव आंख है और हमको हर एक चीज के बारे में अलग अलग बात करनी है। सबसे पहले नंबर पे हम सबसे बाहर वाला एरिया ले लेते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो आता है हमारा कॉर्निया। मानव आंख में कॉर्निया पारदर्शी होता है, जो सबसे बाहर की तरफ आप लोगों ने देखा होगा ये घूमा हुआ एरिया होता है कॉर्निया। और इसकी एक अपनी क्वालिटी होती है कि इसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें रक्त नहीं पाया जाता, और इसमें रक्त नहीं पाया जाता इसलिए मानव आंख का मात्र कॉर्निया ही दान किया जाता है। हम लोग इसको दान कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ दान नहीं कर सकते। वजह, इसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता। आप लोगों ने सुना होगा कि मानव रक्त के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, यानी एक प्रतिरक्षा तंत्र मानव के शरीर में पाया जाता है कि अगर मानव के शरीर में किसी दूसरे बाहर के अंग को प्रवेश कराया जाता है तो समस्या क्या आती है, मानव का शरीर जो एक प्रतिरक्षा बनाए हुए है उसको ये लगता है बाहर से कोई दुश्मन आ गया है और एकदम उस पर अटैक कर देता है, और उसके अटैक करने से उस अंग को नष्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया, एक्स नाम का व्यक्ति है, इसका लीवर खराब हो गया, डैमेज हो गया। अब इस एक्स नाम के व्यक्ति को लीवर दिया वाई ने, इनका ब्लड भी सेम, लीवर की कैटेगरी सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर ये लीवर दे दिया, किडनी दे दी, कुछ भी दे दिया, इसके शरीर का कोई भी अंग जिसमें ब्लड हो, भाई मानव की आंख है, कॉर्निया है, उसमें ब्लड नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाकी अंग जिनमें ब्लड है, ब्लड एंटर करता है, अगर ब्लड वाला कोई भी अंग दे दिया जाता है वाई का, तो जैसे ही एक्स के शरीर में ऑपरेशन करके उसको एंटर किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है ऑपरेशन सफल हो जाए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऑपरेशन करके बेशक उस अंग ने काम करना शुरू कर दिया हो, लेकिन 10-20 दिन या 1 महीने के बाद में वो अंग पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। उसके पीछे क्योंकि एक्स के शरीर ने एक प्रतिरक्षा तंत्र बना लिया, जिस तंत्र से वाई का जो अंग वाई ने एक्स को दिया था लड़ नहीं पाया।
इसीलिए कॉर्निया जो होती है मानव आंख की सफलता से दान की जा सकती है, क्योंकि कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ना तो इसमें रक्त आता है ना ही इसमें से रक्त कहीं जाता है, बिना रक्त के ये अपना काम करती है। कॉर्निया की क्वालिटी है कि हमारे शरीर नहीं, हमारी आंख में जो भी प्रकाश जाएगा वो कॉर्निया को क्रॉस करके ही जाएगा। अब कॉर्निया के लिए एक बात है, कॉर्निया का नम रहना बहुत आवश्यक है, कॉर्निया को नम बनाए रखना। अब नम कौन बनाता है? कॉर्निया को नम बनाता है आंसू, टीयर। और आंसू आप लोगों ने देखा होगा, हमारी आंख में आंसू यहाँ पर एक सुराख होता है यहाँ पर, और यहाँ से निकलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ होती हैं, आंख की कुछ ग्रंथि होती हैं। और आप लोग कमेंट करके नाम बताइएगा कि आंसू वाली ग्रंथि का नाम क्या है, लेकिन अश्रु ग्रंथि नहीं लिख दीजिएगा कि जो आंसू छोड़े उसको अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड कहते हैं, उसका वास्तविक नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। खैर आगे चलते हैं कि हमारा जो आंसू होगा उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं। और लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो जीवाणु को मार देता है। ऐसा क्यों है? अगर वो लाइसोजाइम नहीं पाया जाएगा तो कोई जीवाणु होगा जो आंसू निकलने के रास्ते में आ जाएगा, और रास्ते में आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी, मानव की आंख प्रभावित हो जाएगी, आंसू नहीं निकल पाएगा। आंसू नहीं निकल पाएगा तो हमारा कॉर्निया सूखा रह जाएगा, और कॉर्निया सूखा रह जाएगा तो बीमारी होगी जिसको हम ज़ीरोफ्थैल्मिया के नाम से जानते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया के इस नाम से इसको जानते हैं, या फिर आंखों का सूखा होना, या फिर हमारी आंसू ग्रंथि का काम ना करना। लेकिन आज ये रोग बड़ा प्रचलित हो रहा है भैया मोबाइल चलाने से। अगर मोबाइल चलाने से आपकी आंख में आंसू की कमी हो रही है तो इसका सबसे बेहतर सोर्स है आप विटामिन ए खाएं। विटामिन ए खाइए ताकि आपकी आंख का ज़ीरोफ्थैल्मिया खत्म हो जाएगा। अक्सर आंखों में सूखा रोग हो जाने पे डॉक्टर मछली वाले कैप्सूल लिख देता है, क्योंकि उस मछली के कैप्सूल में विटामिन ए ही होता है। खैर हमारा कॉर्निया का मामला इतना ही है कि मानव आंख का कॉर्निया ही दान किया जाता है। कॉर्निया के बाद हम आगे चलते हैं। कॉर्निया के बाद जो हमारा दूसरे नंबर की बात आती है वो आती है जी आइरिस की। आइरिस मानव की आंख में एक ऐसा हिस्सा है ये जो अनुवांशिक रूप से आता है। अनुवांशिक यानी हमारे माँ या बाप की आंखें जैसी होती हैं। हमारे माँ या बाप की आंखें जिस प्रकार की होती हैं हमारी आंखें वैसी ही हो जाती हैं। भाई अगर किसी बच्चे की मम्मी की या पापा की आंखें नीली होती हैं, लाल होती हैं या भूरी होती हैं तो उनके बच्चे की आंखें वैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए से प्रभावित होती हैं, हमारे अनुवांशिक रूप से चलती हैं। आपने सुना होगा भारत की अभिनेत्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी आंखें नीली हैं, बहुत सुंदर मानी जाती हैं। उसकी बच्ची की, उसके होने वाले संतानों की आंख भी लगभग उसके जैसी ही होंगी, क्योंकि अनुवांशिक रूप से चलती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता चला जाता है आगे। ठीक है, मतलब आइरिस एक ऐसा है जो हमारी आंखों को रंग प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की आंखें काली होंगी, भूरी होंगी या क्या होंगी, बस अनुवांशिक बात आती है यहाँ पर। इसके अलावा आइरिस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा जाए। लेकिन बस एक है, आइरिस का आखिर काम क्या है? जैसे ही हम धूप में निकलते हैं तो आइरिस फैल जाता है। यानी जो ये रास्ता आपको दिख रहा है प्यूपिल वाला, जो छोटा सा गड्ढा है, धूप में निकलने पर आइरिस फैल जाता है और इस रास्ते को छोटा कर देता है ताकि बहुत कम प्रकाश मानव की आंख में जा पाए।
और जैसे ही हम अंधेरे में या कम उजाले में होते हैं ये आइरिस सिकुड़ जाता है, सिकुड़कर छोटा हो जाता है और इस वाले गड्ढे को, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, इसमें प्रकाश की मात्रा भरपूर चली जाए ऐसा कर देता है। यानी आइरिस का काम है मानव आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ताकि मानव आंख में जो प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला ना बने। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर आपकी आंख पे टॉर्च मार के देखता है। वो टॉर्च मार के आपके आइरिस को चेक करता है कि वो बराबर फैल रहा और सिकुड़ रहा है या नहीं। फिर भी अगर हमारी आंख में मोतिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, आपने सुना होगा मोतियाबिंद अक्सर बुढ़ापे में हो जाती है। वैसे दो प्रकार का होता है ये, एक सफ़ेद होता है, दूसरा काला होता है। सफ़ेद वाले का इलाज हो सकता है बट इसका इलाज नहीं होता। इसको ऑपरेशन से हटा सकते हैं बट इसको नहीं हटा सकते। तो मोतियाबिंद का चेकअप करने के लिए डॉक्टर मानव की आंख में एक दवाई गिरता है जिसको हम एट्रोपिन के नाम से जानते हैं, एट्रोपिन। और ये एट्रोपिन दवाई होती है जो मानव आंख का जो आइरिस है उसको फैला देती है, यानी प्यूपिल का रास्ता बड़ा कर देती है ताकि उसमें प्रकाश जो वो टॉर्च मार के देखेगा डॉक्टर, वो पूरे तरीके से देख सके। और जैसे ही डॉक्टर उसमें टॉर्च मारेगा तो उसका टॉर्च जो है वो यहाँ पर लेंस तक चला जाएगा और अगर लेंस का चेकअप करना हो उसको तो वो लेंस का चेकअप कर पाएगा। और अक्सर डॉक्टर जब एट्रोपिन दवाई डाल देता है तो उसको बोलता है कि आप काला चश्मा बाहर लगा के निकलें, क्योंकि 2-3 घंटे तक आपको सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, सब चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि डॉक्टर की दुकान में था अंधेरा। अब व्यक्ति जब डॉक्टर की दुकान से बाहर निकलेगा तो बहुत उजाला होगा। अब उस उजाले में प्रतिबिंब बहुत चमकीला होगा तो वो ऐसे करके अपनी आंखों को बचाने का प्रयास करेगा क्योंकि उसको साफ दिखाई नहीं देगा। वजह क्या है? उसका प्यूपिल जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा जिसमें प्रकाश की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरा आइरिस हो गया। प्यूपिल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, साथ में इसके तीसरा प्यूपिल हो गया। यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है जी सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियां, इनका बहुत छोटा सा काम होता है कि ये हमारे लेंस को कंट्रोल किए होती हैं। जो आंख में लेंस होता है उस लेंस को या तो ये खींचकर पतला कर देती हैं या फिर इस तरीके से मोटा कर देती हैं। ऐसा करती क्यों है? ये कोई भी वस्तु है, कोई वस्तु अगर हम दूर से देख रहे हैं तो लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। अधिक कब होगी? जब लेंस पतला होगा। लेंस पतला होगा, जब लेंस ऐसे पतला होगा तो ये इस तरीके से सिकुड़ जाएंगी और जब ये सिकुड़ जाएंगी तो यानी रिलैक्स मोड में होंगी, तनाव की स्थिति नहीं होगी। और जब तनाव की स्थिति नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा आंखों में। लेकिन अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से पास है, यानी अगर किसी वस्तु को हम यहाँ पर ले आए तो थोड़ी देर के बाद में हमारी आंखों में दर्द होने लगता है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी कम करनी होगी जिससे लेंस मोटा हो जाएगा और हमारी सिलियरी मसल्स तनाव में होंगी। तनाव में कब होंगी? जब हम 25 सेंटीमीटर से पास वाली वस्तु को देखेंगे। अब जब 25 सेंटीमीटर से पास वाली वस्तु को देखेंगे हमारी सिलियरी मसल्स तनाव में होंगी और तनाव में होने के कारण हमारी आंखों में दर्द होने लगेगा। तो इसका इलाज क्या होता है कि अगर आंखों में दर्द है, या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग किसी वस्तु को ऐसे 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 या ऐसे ऐसे करके करते हैं, वो योगा करते हैं कि हम अपनी आंख का योगा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में सिलियरी मसल्स का योगा कर रहे हैं। सिलियरी मसल्स का योगा हो रहा है ताकि वो सिलियरी मसल्स को मजबूती प्रदान करी जा सके। अगर ये सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं तो व्यक्ति की आंख में रोग हो जाता है।
वही वाला रोग जिसको हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ और भी वजह है, उसकी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो आंखों में रोग हो जाते हैं। कैसे कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, हम आगे चर्चा करेंगे उस बात की। सिलियरी मसल्स है, ये तनाव में रहती हैं जब हम 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु देखते हैं, यानी 24 सेंटीमीटर की देखी या 24 सेंटीमीटर से कम हम 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की देख रहे हैं तो तनाव में होंगी। अगर हम अपनी सिलियरी मसल्स को आराम देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम आसमान को देखें। उसकी वजह क्या है, आसमान को एक्चुअल में हम देखते हैं लेकिन हमारा प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, कुछ वो कंटिन्यू चला जाता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ से लौट कर आ जाए इमेज बनने के लिए। इसलिए हमारा जो लेंस है वो बहुत पतला होगा, और जब पतला होगा तो ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स मोड में आ जाएगी। अगर हम 10-5 मिनट तक आसमान की तरफ, एक साफ आसमान की तरफ जिसको हम नीला बोलते हैं, जिसमें वो परतदार बादल होते हैं, सफ़ेद उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल साफ की बात कर रहा हूँ, नीला होगा, उसकी तरफ हम देखते हैं तो हमारी आँख को बहुत रिलैक्स मिलता है। सिलियरी मसल्स के बाद हम 5वीं कंडीशन पे आ जाते हैं, वो है जी हमारा लेंस। ये जो हमारा लेंस है ये उभय उत्तल है, यानी दोनों तरफ से उत्तल है, दोनों तरफ से। अब इसमें कभी कभी रोग हो जाता है, हम इस लेंस की बातें बाद में करेंगे क्योंकि मैं इसका रोग ही आप लोगों को सीधा बताऊंगा। तो आँख की जब बीमारी पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे, अभी बस आँख की बाहरी बात की बात कर रहे हैं। तो ये उभय लेंस है हमारा जो उभय उत्तल है, इसका काम क्या है, ये हमारा लेंस जो है ये फोकस करता है, यहाँ से जो प्रकाश निकल के जा रहा है उस प्रकाश को रेटिना तक भेजता है ताकि रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि रेटिना पर जो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का वो उल्टा होगा, और उल्टा होगा रेटिना से। वो प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा उसको दिमाग में उल्टा भेजा जाता है और दिमाग उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। एक छोटा बच्चा जो पैदा होके आता है और माँ बाप बोलने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा हमें पहचान रहा है, एक्चुअल में वो बच्चा पहचानता नहीं है, उस समय प्रयास कर रहा होता है उस प्रतिबिंब को सीधा करने का। वो सीख रहा होता है कि किसी उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कैसे किया जाता है, इसीलिए वो देखता रहता है कंटिन्यू किसी की तरफ। रेटिना की बात करते हैं जहां पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना यानी छठा जो टॉपिक आया हमारा यहाँ पे वो रेटिना आया। क्या है रेटिना, देख लीजिए। मैं इनको नाम को भी मिटा रहा हूं। रेटिना, रेटिना में 2 प्रकार के सेल होते हैं। पहले तो मानव आंख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो सबसे साफ सवाल पूछ लिया जाता है सबसे साफ कहां पर बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है। रेटिना जो होती है इसमें 2 प्रकार के सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका यानी सेल, 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं रोड सेल और दूसरे को बोलते हैं कोन सेल। पहले नंबर पे रोड होता है, दूसरे नंबर पे कोन होता है। रोड सेल क्या है? रोड सेल में एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम होता है रोडोप्सिन। रोड सेल में प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम रोडोप्सिन के नाम से बोलते हैं, और इसके 2 भाग होते हैं। पहला तो रेटिनिन होता है और दूसरा ऑप्सिन होता है। रेटिनिन एक्चुअल में होता है विटामिन ए, विटामिन ए, और यही कारण है कि विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है, क्योंकि रेटिनिन से रिलेटेड है। ये करता क्या है रोडोप्सिन?
मानव के शरीर में हमने अभी देखा कि यहां से प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है हमारा आइरिस। अगर मानव की आंख में प्रकाश की मात्रा कम जा रही है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। भाई अंधेरे में मानव को दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रकाश की मात्रा कम जा रही है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ी देर तक लगातार अंधेरे में रहता है तो उसको कुछ कुछ अंधेरे में वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वजह क्या है भाई? रोडोप्सिन उसकी आंख में ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रकाश की मात्रा कम है तो रोडोप्सिन बनने लग जाता है उसकी आंख में अधिक मात्रा में, और जितना अधिक रोडोप्सिन होगा उतना ही रात्रि में हम लोग साफ देख पाते हैं। यानी रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन एक प्रोटीन है जिसमें विटामिन ए, रेटिनिन यानी विटामिन ए का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यही कारण है कि विटामिन ए की कमी हो जाने से हमको रतौंधी हो जाती है। रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या डार्क ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। हमको रात में दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है क्योंकि विटामिन ए कम हो गया, और विटामिन ए कम हो गया तो रोडोप्सिन नहीं बन पा रहा है रात में, और जब रोडोप्सिन नहीं बन पा रहा तो हम प्रकाश की मात्रा कम या अंधेरे में देख नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो जैसे ही सिनेमा हॉल में एंट्री करते हैं हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि सीट कहाँ पर है। हमको बड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम थोड़ी देर तक हॉल में रह जाते हैं तो थोड़ी देर तक रहने पे हमको सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। उसकी वजह क्या होती है कि पहले हमारी आँख में रोडोप्सिन की मात्रा कम थी, लेकिन थोड़े समय के पश्चात रोडोप्सिन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में हो गई, ज़्यादा हो गई, और जब रोडोप्सिन ज़्यादा हो गया तो हम रात में देख पा रहे हैं। जो उल्लू होता है वो केवल रात में देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंख में रोडोप्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण वो रात में साफ देख पाता है। तो सवाल बनता है कि जब रोडोप्सिन की मात्रा ज़्यादा है तो रात में साफ देख पा रहे हैं, लेकिन दिन में साफ नहीं देख सकते रोडोप्सिन की मात्रा ज़्यादा होने से। वजह क्या है? हम लोग सिनेमा हॉल में तो चले गए, मूवी देख के आ गए, अंधेरा था, हमको साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम सिनेमा हॉल के बाहर निकल के आते हैं तो हमको बाहर ऐसे करके लगाना पड़ता है हाथ। क्यों? बहुत ज़्यादा चौंध दिखाई देती है, हमारी आंख में रोडोप्सिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा होने के कारण हमको अब दिखाई नहीं दे रहा है साफ। उसी प्रकार से उल्लू की मात्रा में हमारी आंख में तो रोडोप्सिन कंट्रोल हो रहा है। भाई अंधेरा होने पे ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जा रहा है रोडोप्सिन, और उजाला होने पे रोडोप्सिन अपने आप कम हो जा रहा है। कैसे? विटामिन ए के कारण। हमारी बॉडी में बराबर विटामिन ए है। देखिए विटामिन ए से दो रोग हो गए, एक मैंने जीरोप्थैल्मिया बताया था, विटामिन ए की कमी से आंख में सूखा रोग हो जाता है जीरोप्थैल्मिया। दूसरा, हमको रतौंधी हो जाती है, रात में दिखाई नहीं देता। आगे बात करते हैं। तो जब रोडोप्सिन की मात्रा हमने देखा हॉल में तो ज़्यादा हो गई, बाहर निकल के आए तो हमको चौंध लगी, हमको दिखाई नहीं दे पा रहा है, तब भी बढ़िया। अब धीरे धीरे रोडोप्सिन की मात्राएं कम होंगी। जब रोडोप्सिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमको बराबर दिखाई देने लगेगा। तो ये काम रोडोप्सिन का होता है। लेकिन उल्लू की आंख में दिन में रोडोप्सिन की मात्रा कम नहीं हो पाती, जिस कारण उसको दिन में दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि उल्लू रात में उड़ा करते हैं। दूसरा, ये रोडोप्सिन वाली बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है जी कोन सेल। कोन का मतलब भैया यहाँ पर कलर यानी रंग से लगाया जाता है। मानव की आंख में रंग देखने के लिए कोन सेल जिम्मेदार है। कौन से रंग देखने के लिए जिम्मेदार है? तो वो वाले देखने के लिए जिम्मेदार है जो इंद्रधनुष के होते हैं। जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, मानव का कोन सेल उसको देखने के लिए जिम्मेदार है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को हम देख पाते हैं। कहानी है कि इस कोन सेल में पीला कोन सेल पीले वाले को देखेगा, लाल लाल को देखेगा, हरा हरे को देखेगा, जामुनी बैंगनी जो भी रंग है उसको हम देखेंगे। लेकिन इस कोन सेल में जिस वाले सेल की मात्रा कम हो जाती है, वो हरे की हो, नीले की हो या लाल की हो, उसको वही रंग देखने में समस्या आती है, वो पहचान नहीं पाता, और ये एक आनुवंशिक रोग हो जाता है जिसको हम कलर विजन या वर्ण अंधता बोलते हैं।
वर्णांधता, जिसका चेकअप अक्सर फौज में जाने पर होता है कि व्यक्ति नीले और हरे या नीले और लाल या लाल और हरे के बीच में अंतर कर पाता है या नहीं कर पाता। उस सब के पीछे जिम्मेदार कौन सेल होता है? उस कौन सेल में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे रंग को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मानव के रेटिना में दो प्रकार की सेल हमने बात करी, पहला रोड सेल, दूसरा कोन सेल। कोन सेल कलर देखने के लिए जिम्मेदार है और रोड सेल जो है वो रात में और या कम उजाले में या अधिक उजाले में देखने के लिए जिम्मेदार है, जो प्रोटीन के कारण होता है, जिसका नाम रोडोप्सिन है। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि कोई भी सांड होता है वो लाल रंग के पीछे भागता है। ये बात गलत है। सांड को कभी लाल रंग दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मानव की आंख जो होती है वो इंद्रधनुष के 7 रंगों के लिए संवेदनशील होती है। और ये बस कुछ पक्षियों में, मानव में या फिर एकाध जीव में और होती है। बंदर वगैरह में सब लोग रंग नहीं देख पाते। गाय, भैंस या बिजार, सांड, ये लोग रंग नहीं देख पाते। इनको ना लाल दिखाई देता है ना पीला दिखाई देता है। ये लोग मात्र काला और सफेद ही देख पाते हैं। इनका जीवन रंगीन नहीं होता। तो बनता है कि भाई लाल कपड़ा दिखाओ और सांड उसके पीछे भाग लेता है, तो ये बात गलत है। वो कपड़े के मूवमेंट से प्रभावित होता है, उसके कलर से नहीं। जीवन में ऐसा नहीं है कि सांड जिसके पीछे भागे उसने लाल ही पहना हो। बस ये तो आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपको लाल से ही दिखाई देते हैं। जो एक सांड वाला खेल होता है, बल्लम क्या नाम होता है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है कि उसमें लाल ही कपड़ा हो। आजकल जो फेसबुक वगैरह पे वीडियो हैं आप देखिए, कुछ काले कपड़े पहनकर भी सांड के ऊपर बैठ जाते हैं, सांड बिदक जाता है उनमें। जिस व्यक्ति को सांड मारना चाहता है उसके पीछे मारना ही चाहता है। अगर हम बाहुबली की बात करें, जो बाहुबली 2 पिक्चर आई थी, तो उसमें भल्लाल देव जब एक सांड से लड़ता है तो भल्लाल देव ने कोई लाल कपड़ा या लाल धोती नहीं बांधी थी, लेकिन सांड फिर भी उसको मारने के लिए भागा। तो फिर एक और बात बनती है कि भाई जो घास होती है हरी हरी या नियार होता है, गाय भैंस कैसे खा लेती हैं, तो वो उसकी नमी को देख के, उसके ताजेपन को देख के अट्रैक्ट होती हैं, उसके कलर को देख के अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उनकी आंख में कोन सेल पाया ही नहीं जाता। और जब कोन सेल ही नहीं पाया जा रहा है तो वो कलर कैसे देखेंगी? इसलिए संवेदनशील नहीं होते। ये कोन सेल इंद्रधनुष के रंगों के प्रति संवेदनशील है, और जब कोन सेल ही नहीं है आंख में तो रंग कैसे देखेंगे? ये तो बस मूर्ख बनाने वाली बात है कि सांड लाल के पीछे भाग रहा है या किसी और के पीछे भाग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कपड़े को हिलने से गुस्से में भर जाता है। कहानी आगे चलाते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा ये अंध बिंदु 7वां, जिसको हम ब्लाइंड पॉइंट के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या है अंध बिंदु? कुछ नहीं की खास बात नहीं। पहले नंबर पे अगर कोई भी प्रतिबिंब हमारा यहां बन जाए तो हमको दिखाई नहीं देता। दूसरा, यहां से तो नसें निकल रही हैं जो दिमाग में जा रही हैं प्रतिबिंब को लेके। कोई भी इमेज जो हमारी आंख ने देखी उसको लेके वो दिमाग में प्रवेश कर रही हैं। कर गई जी। अगर आंख का ये रास्ता दिमाग से तोड़ दिया जाए तो मानव अंधा हो जाता है, और उसको अंधा करने के पीछे जो जिम्मेदार होती है वो जहरीली शराब होती है। जहरीली शराब 2 प्रकार की होती है। एक को हम मिथाइल एल्कोहल या मैथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, दूसरे को इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी शराब जहरीली होती है, मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल। एग्जाम में ये सवाल पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर अखबार में आता है 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो वो जहरीली शराब है कौन सी वाली एल्कोहल है जो जहरीली होती है? कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करिए ताकि मैं अपने आगे के लेक्चर को आप लोगों के अकॉर्डिंग सुधार सकूं, मैं कमी देख सकूं कि आप लोग का पॉइंट, वीक पॉइंट कौन सा है। मेरे सभी सवालों का आंसर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल फील हो और मैं आगे की वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं।
बस इतना मैं बता दूं कि जहरीली शराब अगर थोड़ी मात्रा में पी जाती है तो ये वाली जो नसें या नर्व होती हैं, जिनको हम ऑप्टिक नर्व या आंखों की नसें बोलते हैं, ये पिघल जाती हैं। और पिघलने से अगर जहरीली शराब थोड़ी मात्रा में पी ली जाए तो व्यक्ति अंधा होता है, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पी ली जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा, मृत्यु से पहले वो अंधा हो जाता है, और एक बार अंधा हो गया तो परमानेंट अंधा हो गया, अब नहीं बचेगा, अब खेल खत्म उसका। तो ये बात है सारी हमारी ब्लाइंड पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद आती है भैया हमारी आंखों में होने वाली बीमारियां। लेकिन लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए बीमारियों की बात हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बायोलॉजी की मेरी पहली क्लास का पहला वीडियो है, ताकि कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊं। आप लोग इसको देखने के बाद एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हों उनको सॉल्व करिए। मेरी क्लास देखिएगा, आप लोगों का मन जिस एग्जाम का करता हो, पीसीएस जे हो, पीसीएस हो, इंक्लूड अगर आप आईएएस का एग्जाम भी देना चाहते हैं और मेरे टॉपिक से सवाल आएगा तो बिना सॉल्व हुए रहेगा नहीं। अगर फिर भी रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल छिक गया। आप वीडियो को शेयर करिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए, और लाइक वाइक करिए भाई, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, कम से कम थोड़ा तो मोटिवेशनल फील होना चाहिए, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू।